हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं जो हमारा केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन और इक्वेशन वाला चैप्टर है। इसमें जो कुछ चीजें रह गई थी, कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उसको हम आज देखते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक हो गया, तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारी समझ में आ गया था। अभी रिडॉक्स रिएक्शन में जो क्वेश्चंस हैं वो ये आते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये एक बार देखते हैं कि क्या है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने देखा था हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कर रहे थे, तो वो कॉपर और वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इसलिए ये हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये तो आपकी समझ में आ गया। पर हमें पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और उस ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देने वाला होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देने वाला होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या बन गया? वाटर बन गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। बट इसमें ऑक्सीजन दी किसने इसको? कहां से आई ऑक्सीजन? कॉपर ऑक्साइड से। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई और क्या बन गया? कॉपर बन गया। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हो गई और क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक हो गया, तो हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अब हमें देखना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल गया? ऑक्सीजन निकल गई, मगर इसको ऑक्सीजन को निकालने में हेल्प किसने की? हाइड्रोजन ने। यानी ऑक्सीजन यहां से निकल के कहां गई? हाइड्रोजन में गई ना। इस हाइड्रोजन की वजह से ही तो ये इसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन को रिमूव करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद हमारा एक जो टॉपिक है सिंपल, वो टॉपिक था कोरोजन। कोरोजन को सिंपली अगर हम यही समझें कि जब भी कोई हमारा मेटल है वो मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, तो मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद वो उस पर एक लेयर बना लेता है और धीरे धीरे उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसे हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। हमने देखा कि हम कई बार ऑयलिंग करते हैं मेटल्स पे, या हम पेंटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? घर पे भी जो विंडोज वगैरह होती हैं जो आयरन की बनी हुई, उस पर इसीलिए पेंटिंग करते हैं जिससे उस मेटल के बीच में और मॉइस्चर के बीच में एक लेयर बन जाए, उनका कांटेक्ट ना हो, और जब कांटेक्ट नहीं होगा तो कोरोजन नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे रेंसिडिटी एक अगला टॉपिक है। तो रेंसिडिटी में क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब है कि जो भी हमारा फैटी एसिड है, जो भी हमारा ऑयल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें एक बैड स्मेल आने लगती है, और उस बैड स्मेल को ही हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम, आपने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, एयर भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन क्या है? एक इनर्ट गैस है, इनएक्टिव गैस है, इसलिए वो दूसरी गैसेस से रिएक्ट नहीं करेगी, और जब रिएक्ट नहीं करेगी तो जब तक उस एनवायरनमेंट में चिप्स या नमकीन व्हाटएवर जो भी पैक है उसके अंदर रहेगा, तब तक वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम केन में पैकिंग करते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपने किसी भी फैटी एसिड को या ऑयल को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। और सॉरी, रेंसिडिटी की वजह क्या होती है? रेंसिडिटी की वजह होती है उसमें ऑक्सीडेशन होना उसका, और ऑक्सीडेशन होने के बाद उसकी जो स्मेल है फॉल हो जाती है, अच्छी नहीं आती है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में केवल हमारे पास बचा है जो इक्वेशंस हैं उसको कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं
सपोज हम कोई सा एग्जांपल ले लें, तो उस एग्जांपल में अब जैसे यही इक्वेशन है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड टू इक्वल द एटम्स। ये सारी चीजों को हम बराबर क्यों करते हैं, उन्हें बैलेंस हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, यानी ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब उसे ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हमने जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स लिए रिएक्टेंट में, उतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमारे पास होने चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है। बात समझ में आती है? यस सर। जितने भी, जैसे हम देखते हैं एक सिंपल सी रिएक्शन देखें, हम सोडियम की रिएक्शन वाटर से कर रहे हैं, तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो जो सोडियम है इसका एक एटम है, यहाँ भी सोडियम का एक एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, यानी दोनों तरफ हाइड्रोजन के एक एटम का डिफरेंस है। तो हमें उसको दोनों तरफ बैलेंस करना है। तो कई तरीके हो सकते हैं बैलेंस करने के, बट फिलहाल इसको हम यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस हाइड्रोजन एटम पे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में कोई भी मॉलिक्यूल एटम हाफ है नहीं, बट उसको हम बैलेंस करने के लिए केवल हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, और अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, तो और उसको हम कैसे करते हैं डिटेल में हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। तो होपफुली इस फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।